हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो बच्चों electricalyaatra.com में आपका स्वागत है। हमने क्लास 10 फिजिक्स के लिए जो सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट किया था बच्चों, ये उसका लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है बच्चों, इसका लेक्चर नंबर बच्चों 9 है। और आज इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे लेंस के लिए साइन कन्वेंशन, क्योंकि जानते हो बच्चों हम लास्ट क्लास में लेंस तक आ चुके हैं। तो आज लेंस के लिए पढ़ेंगे हम साइन कन्वेंशन। और बच्चों जिन्होंने हमारे लास्ट वीडियोज हैं वो डिस्क्रिप्शन से जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद दूसरा टॉपिक जो आज पढ़ेंगे बच्चों, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूले के अंदर ही है, वैसे अलग टॉपिक में इसको लिख रहा है बच्चों, मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन के बाद जो हम पढ़ेंगे बच्चों, पावर ऑफ ए लेंस। और पांचवा टॉपिक जो पढ़ेंगे बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। आज के लेक्चर में बच्चों ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों साइन कन्वेंशन से स्टार्ट करते हैं बच्चों, साइन कन्वेंशन से। ठीक है। तो बच्चों मिरर के लिए मैंने साइन कन्वेंशन बताया था, अब थोड़ा सा रिमाइंड करा दे रहा हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। और दूसरी चीज़ें मैंने बताई थी बच्चों कि डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड डिस्टेंस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विल बी टेकन एज नेगेटिव। और एक और चीज़ क्या बताया था बच्चों कि इफ़ द हाइट इज एबव द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, इफ़ द हाइट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो यहाँ भी बिल्कुल सेम टू सेम मिलता जुलता साइन ऑफ कन्वेंशन है बच्चों। पहला पॉइंट इसमें क्या होगा, लेंस के लिए जो साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेस के लिए साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं बच्चों। तो इसमें क्या पढ़ेंगे कि ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम, पहला पॉइंट लिखो बच्चों, ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। जैसे वहाँ होता था बच्चों सारा का सारा डिस्टेंस हम किससे मेजर करते थे, पोल से। तो यहाँ सारा का सारा डिस्टेंस हम किससे मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। पहला पॉइंट समझ गए बच्चों। अब दूसरा पॉइंट लिखो इसके अंदर कि डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट will be taken as positive and distance against the direction of incident light will be taken as negative। अब इसका मतलब क्या हो बच्चों, जिनको मिरर में याद होगा बिल्कुल मिरर की तरह ही इसका केस है। जैसे मान लो बच्चों ये इस तरीके से वी यू की बात करो बच्चों, वी यू जो हमने मिरर में पढ़ा था वहीं यहाँ भी मीनिंग होगा। जैसे बच्चों वी का हमने देखा था मिरर के केस में क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, वी होता था इमेज डिस्टेंस बच्चों। ठीक है, यू होता था क्या आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों। और एफ क्या होता है बच्चों, फोकल लेंथ। एफ होता था फोकल लेंथ, वहाँ भी होता था बच्चों, और वही सेम मीनिंग यहाँ भी होगा। ठीक है बच्चों। तो चलो सबसे पहले फोकस की बात कर लेते हैं। तो ये कौन सा मिरर है बच्चों, ये मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पे अगर रे पैरेलल आती है बच्चों तो किससे पास करती है, यहाँ से पास करती है F2 से, और ये होता है F1, और इधर होता है बच्चों 2F1, और इधर होता है 2F2। तो इसका मेन फोकस कौन सा है, या प्राइमरी फोकस कौन सा होता है बच्चों, F2। तो जब भी फोकल लेंथ की बात की जाएगी इसका मतलब बच्चों कि मुझे इस ऑप्टिकल सेंटर से प्राइमरी फोकस का डिस्टेंस मेजर करना है। प्राइमरी फोकस मतलब वो फोकस जहाँ पे रे पैरेलल आने वाली रे जहाँ पे या तो इंटरसेक्ट करे या जहाँ से डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे। तो यहाँ पे प्राइमरी फोकस कौन सा होगा बच्चों, प्राइमरी फोकस होगा F2। तो मुझे यानी ऑप्टिकल सेंटर से F2 की दूरी मेजर करनी है। तो एक बात बताओ बच्चों, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है लेफ्ट टू राइट, तो इसका मतलब अगर कोई भी डिस्टेंस अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँगा तो पॉजिटिव मानी जाएगी, और कोई भी डिस्टेंस अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाऊँगा जो कि इंसिडेंट लाइट के खिलाफ है उसको नेगेटिव माना जाएगा। तो देखो बच्चों सारा डिस्टेंस मेजर करने के लिए मैं ऑप्टिकल सेंटर पे आ गया। ऑप्टिकल सेंटर से मुझे फोकल लेंथ मेजर करने के लिए किधर जाना होगा, तो फोकल लेंथ मेजर करने के मुझे F2 की तरफ जाना होगा, क्योंकि फोकल लेंथ इज द लेंथ बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्राइमरी फोकस। ठीक है, तो यहाँ से मैं इधर की तरफ गया बच्चों। तो यहाँ पे इधर की तरफ गया तो मैं इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में बढ़ा, तो इस केस में फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। तो याद रखना बच्चों कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। focus of the convex lens will be always positive.
फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा देख लो बच्चों, यहाँ से आपको पता भी चल रहा है बच्चों कि किस तरीके से हमें इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन देखना है, किस तरह से इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन के अपोजिट है वो देखना है। ठीक है, तो इस केस में देखो बच्चों, आपको फोकस से क्लियर भी हो जाएगा और यहाँ पे आप देख भी लोगे किस तरह से आपको डायरेक्शन चेक करना है। अब यहाँ पे जब रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के बच्चों, तो इस तरह से डाइवर्ज होती है, तो उसको जब पीछे इलोंगेट कराया जाता है बच्चों, तो F1 वाले साइड में F1 वाले साइड से डाइवर्ज होती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है बच्चों, F1 वाले साइड से डाइवर्ज होती हुई दिखाई पड़ती है। तो इसमें दो फोकस है, तो इसका प्राइमरी फोकस कौन सा है? F1। प्राइमरी फोकस कौन सा है? F1। तो फोकल लेंथ की अगर बात की जाएगी तो हमेशा किसके डिस्टेंस की बात की जाती है? प्राइमरी फोकस के डिस्टेंस की। तो यहाँ पे ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेंस। अगर सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेंस से अगर मुझे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाना, सॉरी फोकस की तरफ जाना हो बच्चों, तो कैसे जाएंगे? तो इधर की तरफ चलेंगे, इधर की तरफ चलेंगे। और इंसिडेंट लाइट कैसे जा रही है? ऐसे। इंसिडेंट लाइट जा रही है ऐसे। तो एक बार बताओ बच्चों, मैं इंसिडेंट लाइट के अगेंस्ट में जा रहा हूँ, इंसिडेंट लाइट के अगेंस्ट में जा रहा हूँ। अगर इंसिडेंट लाइट के अगेंस्ट में जा रहा हूँ तो इसका फोकल लेंथ मुझे कॉन्केव लेंस का क्या रखना चाहिए? कॉन्केव लेंस का मुझे फोकल लेंथ रखना चाहिए नेगेटिव। तो याद रखना बच्चों, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? हमेशा नेगेटिव। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आया? क्लियर है बच्चों? डायरेक्शन कैसे देगा, मतलब सारा डिस्टेंस आपको, सारा जो सारा डायरेक्शन है वो ऑप्टिकल सेंटर से देखना है। और जो ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप मूव कर रहे हो उसकी तरफ, तो अगर आप इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपका डिस्टेंस पॉजिटिव है। अगर आप इंसिडेंट लाइट के खिलाफ मूव कर रहे हैं तो आपका जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव है। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है बच्चों। और साइन कन्वेंशन में ध्यान रख लिया हमने। अब इसके बाद एक केस लेते हैं, केस लेके भी समझ लेते हैं बच्चों। जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों। कॉन्वेक्स लेंस में रखने के बाद मैंने क्या किया यहाँ पे कि यहाँ पे ये F1 हो गया बच्चों, ये 2F1 हो गया, यहाँ पे F2 हो गया बच्चों, और ये फिर हो गया 2F2। तो अगर आपको पता है बच्चों कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में रखता हूँ तो इमेज जो है वो 2F2 के बियॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इस केस में अगर ये जज करना हुआ कि कौन सी, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप जानते हैं बच्चों पहले ही कि U है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है और इमेज डिस्टेंस V है, फोकल लेंथ F है। तो इस केस में पहली बात तो आप मुझे बताओ, क्योंकि मैं ऊपर बता चुका हूँ कि फोकल लेंथ क्या होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। ठीक है ना, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से इधर चलना होगा और लाइट भी इधर ही जाएगी। ठीक है, तो अब एक बात सोचो बच्चों, यहाँ पे U क्या है? U मतलब क्या? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो देखो बच्चों, इंसिडेंट लाइट तो ऐसे जा रही होगी, कुछ भी हो इंसिडेंट लाइट ऐसे जाएगी ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ, यानी ये डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होगा तो मैं उसको पॉजिटिव लूँगा। लेकिन अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है बच्चों, तो मैं ऑप्टिकल सेंटर से मुझे किधर जाना होगा? ऑब्जेक्ट किधर है? इधर। तो मुझे ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर से अगर ऑब्जेक्ट की तरफ जाना होगा तो मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना होगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ, इसका मतलब बच्चों मैं इंसिडेंट लाइट के अगेंस्ट जा रहा हूँ, इसका मतलब U का वैल्यू कैसा है? नेगेटिव। इस केस की बात कर, ठीक है। वैसे U हर केस में नेगेटिव होगा बच्चों, लेकिन एक चीज़ मैं फिर वार्न करना चाहता हूँ, अगर U का साइन ना दिया हो या U ही क्वेश्चन में पूछा हो तो U के अंदर, फार्मूले के अंदर U का साइन आप नहीं पुट करेंगे। न्यूमेरिक वैल्यू दिया तो आप पुट करेंगे U हमेशा, क्योंकि क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, इस केस में ज़रा V की बात करते हैं। तो V की बात की है तो देखो बच्चों, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। अब मुझे किसका डिस्टेंस मेजर करना है? इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस मेजर करने के लिए मुझे ऐसे चलना पड़ेगा ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की तरफ। तो मैं कैसे जा रहा हूँ? ऐसे। तो अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की तरफ जा रहा हूँ बच्चों, तो देखो मैं इंसिडेंट लाइट जो ऐसे जा रही थी, ऐसे डायरेक्शन था इंसिडेंट लाइट का, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ ना, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट मूव कर रही है। हमारा दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब इस केस में जो V होगा वो क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। इस केस में V क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये समझ में आ रहा है बच्चों कैसे डिस्टेंस देखना है? इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव, अगर इंसिडेंट लाइट के अगेंस्ट में है तो नेगेटिव। ठीक है, अब तीसरा लिखो बच्चों, तीसरा रूल लिखो। तीसरा रूल, इसमें तीसरा रूल क्या कहता है बच्चों? तीसरा रूल, थर्ड रूल लिखो। थर्ड रूल कहता है बच्चों कि हाइट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव। हाइट above the principal axis will be taken as positive and height below the principal axis will be taken as negative. अगर कोई भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा बच्चों तो उसको पॉजिटिव लिया जाएगा, अगर कोई भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा बच्चों तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा। सिंपल, जो कि मिरर में था वही सेम चीज़ लेंस में है। तो अभी मैं पिछले केस को जब बनाया था बच्चों, पिछले केस में, तो पिछले केस में आपने देखा था कि इस केस में देखो HO कह रहा हूँ, मतलब
ऑब्जेक्ट की हाइट। और इस केस में बात करो एच आई, तो यहाँ यहीं से आप देख सकते हो बच्चों कि इस केस में एच ओ क्या माना जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन है, ये वाली जो लाइन है उसको क्या कह रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये एच ओ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, उसका पूरा का पूरा हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। सो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, एच ओ इज पॉजिटिव। एच आई के बारे में सोचो, एच आई प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट है, या हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। जब भी इन्वर्टेड इमेज बनेगा, इसका मतलब आपका जो इमेज होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा। अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा तो एच आई आपके क्या है, नेगेटिव। एच आई क्या है बच्चों, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से समझ में आया। तो ये रहे 3 रूल बच्चों, ठीक है, ये 3 रूल रहे। अब इसके बाद बच्चों तीसरे रूल में मैंने समझा दिया इससे, अब बहुत आसान है, बिल्कुल मिरर की तरह ही है, तो इसमें उतना नहीं। अब डायरेक्ट चलते हैं बच्चों हम लोग लेंस फॉर्मूले की तरफ, लेंस फॉर्मूले की तरफ चलते हैं बच्चों, लेंस फार्मूला की तरफ, ठीक है। तो देखो बच्चों बिल्कुल मिरर से मिलता जुलता फार्मूला है, बस एक अंतर है, मिरर में प्लस होता था, यहाँ बीच में क्या होगा माइनस। 1/v माइनस 1/u विल बी इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u विल बी इक्वल टू 1/f। मैं पहले ही बता चुका हूँ v क्या है बच्चों, v है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और f क्या है, f फोकल लेंथ। अब देखो बच्चों इसमें एक और चीज़ पड़ती है फॉर्मूला, उसका क्या है, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मैंने आपको उस समय बताया था मिरर में कि एक ही फॉर्मूला है, HI/HO। ये m क्या है बच्चों, m है मैग्नीफिकेशन, m है मैग्नीफिकेशन, m है मैग्नीफिकेशन। और देखो बच्चों मैग्नीफिकेशन का एक ही फॉर्मूला होता है HI/HO, मतलब कि ऑब्जेक्ट से कितने गुना इमेज हो गया, दैट इज मैग्नीफिकेशन, सिंपल, जैसे उस समय बताया था बच्चों। लेकिन मैथमेटिकली जो ये इक्वल होता है बच्चों, जैसे वहाँ पे इक्वल होता था, किसके इक्वल होता था मैथमेटिकली, -v/u के, तो यहाँ जो मैथमेटिकली ये इक्वल होता है बच्चों वो होता है v/u के। मैथमेटिकली ये इक्वल होता है बच्चों किसके, v/u के। वहाँ मैथमेटिकली किसके इक्वल होता था, मिरर में किसके इक्वल होता था, -v/u के। और यहाँ भी मीनिंग सेम होगा बच्चों, जैसे उस केस में बताया था मैंने कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव है, m की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या समझोगे इससे, m की वैल्यू नेगेटिव है तो इसको भूल जाओ, ये तो मैथमेटिकली इसके इक्वल है। m का वैल्यू नेगेटिव है मतलब ये HI और HO का साइन अलग है, क्योंकि देखो बच्चों अगर दोनों प्लस प्लस होता तो प्लस आता है, या दोनों माइनस माइनस होता तो भी प्लस आता। इसका मतलब क्या है कि HI और HO में से दोनों का साइन अलग होगा। तो एक बात तो मुझे पक्का पता है कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। जैसे हम रे डायग्राम में जो अपने बना रहे हैं बच्चों, उसमें ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा ऊपर होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो इसका मतलब HI के ऊपर ही सारा ये डिपेंड करेगा कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि HO तो हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब कि जब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा, इसका मतलब जो HI है वो नेगेटिव होगा। और HI नेगेटिव कब होगा, HI नेगेटिव तब होगा बच्चों जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बने, यानी इमेज कैसा हो, इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड इमेज कब बनता है, जब इमेज कैसा हो, रियल। तो इसका मतलब अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो इससे साफ साफ समझ में आता है बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड। सेम मीनिंग बताई थी वहाँ भी, सेम मीनिंग बताई थी मिरर में, सेम मीनिंग होगी लेंस में, कोई अंतर नहीं होगा मैग्नीफिकेशन के मीनिंग में। जब वहाँ भी बताई थी बच्चों कि अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि HI भी पॉजिटिव, यानी HI भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो सारी केसेस जितने बनाए हैं उसमें देखो कि जब जब इमेज वर्चुअल बना है तब तब HI प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, जब जब इमेज वर्चुअल बना है। तो इसका मतलब अगर m पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज जो है वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये तो बात हो गई साइन की। साइन के बाद बच्चों एक बात मैंने वहाँ पे बात की थी मैग्नीट्यूड की। मॉड m लिख रहा हूँ, मॉड m से आप क्या समझेंगे बच्चों, मैग्नीट्यूड, मतलब साइन के बाद भी तो नंबर भी तो हो सकता है ना, मैं अब उस नंबर की बात कर रहा हूँ। जैसे ऐसे हो सकता है बच्चों m की वैल्यू आपको गिवन होगी -0.63, तो माइनस साइन की मैं पहले बात कर चुका हूँ कि क्या समझेंगे आप उससे। अब मैं बात कर रहा हूँ इस नंबर की जो माइनस या प्लस के साथ लगा होगा। तो देखो बच्चों उसको मैं मैग्नीट्यूड कर रहा हूँ। अगर मैग्नीट्यूड की वैल्यू लेस देन 1 है तो फिर वही कहानी कह रहा हूँ बच्चों, इसका मतलब है कि HO जो है वो बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तभी ये फ्रैक्शन जो मैग्नीफिकेशन का फ्रैक्शन है वो लेस देन 1 हो सकता है। तो इसका मतलब अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 है, इसका मतलब इमेज कैसा है, इमेज है डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड कैसे पता चला मुझे, डिमिनिश्ड ऐसे पता चला क्योंकि HO बड़ा है और HI छोटा है, ठीक है। अब उसके बाद बात करो बच्चों, अगर मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 है,
अगर मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ए फ्रैक्शन इक्वल टू 1 कब होगा, जब एच आई और एच ओ एक दूसरे के बराबर हो। तो इसका मतलब दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम साइज के हैं। ठीक है, अब अगर फिर कह रहा हूँ बच्चों मैग्नीफिकेशन अगर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, अगर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या समझोगे बच्चों, एच आई बड़ा है और एच ओ छोटा है, एच आई बड़ा है और एच ओ छोटा है, तभी तो मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए एक फ्रैक्शन को ग्रेटर देन 1 होने के लिए। तो इस केस में इसका मतलब इमेज कैसा होगा, इमेज होगा बच्चों इनलार्ज। इस केस में इमेज कैसा बनेगा, इमेज बनेगा इनलार्ज। ठीक है, तो ये रहा मैग्नीफिकेशन की कहानी बच्चों। अब इसके बाद मैग्नीफिकेशन की कहानी के बाद पावर का कुछ पावर का भी समझ लेते हैं बच्चों कि पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है, फिर हम केवल और केवल न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है बच्चों, तो देखिए पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है बच्चों। तो पावर ऑफ ए लेंस के बारे में लिख लीजिए, इट इज द बेंडिंग कैपेसिटी, इट इज द लाइट बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ ए लेंस, इट इज द लाइट बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ ए लेंस। लाइट बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ ए लेंस मतलब एक लेंस है वो क्या करता है बच्चों, लाइट को बेंड करता है। रिफ्रैक्शन, लेंस इज बेस्ड अपॉन रिफ्रैक्शन, सो इट विल अल्टीमेटली बेंड द लाइट। तो ये जो लेंस का जो पावर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द लेंस, बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द लेंस। तो एक बात बताओ बच्चों, जैसे मैंने दो लेंस लिया, एक लेंस लिया ऐसा और एक और लेंस ले रहा हूँ बच्चों। मैं अभी रे डायग्राम इसका कंप्लीट ड्रॉ करूँगा, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। एक लेंस लिया मैंने ऐसा बच्चों जिसका रे डायग्राम कुछ ऐसा बना, पैरेलल रे मैंने ले आया और उसका रे डायग्राम कुछ ऐसा बना। ठीक है, एक रे मैं पैरेलल ले आया बच्चों और उसका रे डायग्राम कुछ ऐसा बना। एक बात बताओ, इन दोनों में किसकी बेंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, किसकी बेंडिंग कैपेसिटी, ये ए लेंस है ये बी लेंस है, किसकी बेंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, किसकी बेंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो बेंडिंग कैपेसिटी साफ साफ दिख रहा है कि ये पैरेलल लाइट को ज़्यादा बेंड कौन कर रहा है, ए। तो यानी बेंडिंग पावर या बेंडिंग कैपेसिटी किसका ज़्यादा है, ए का। तो एक बात समझ में आ रहा है कि जिसका बेंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा उसका फोकल लेंथ कम होता जा रहा है, जिसका बेंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा उसका फोकल लेंथ कम होता जा रहा है। ऐसा ही वहाँ भी देख सकते हो बच्चों, ऐसा नहीं कि केवल कॉन्वेक्स में ही, कॉन्केव में भी देख सकते हो, कॉन्केव में भी देख सकते हो। अगर रे पैरेलल आ रही है, पैरेलल आने के बाद एक केस मान लो जिसमें लाइट एकदम यहीं से डाइवर्ज होती हुई दिखे, ठीक है, एकदम पास से डाइवर्ज होती हुई दिखे। एक दूसरा केस ले लो इसी चीज़ का, जिसमें लाइट जा रही हो और लाइट थोड़ा सा डाइवर्ज हो और पीछे जाके यहाँ से स्टार्ट हो, पीछे जाके इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट हो। तो इस केस में भी आप देख सकते हो बच्चों, इस केस में भी कि इस ए वाले लेंस का फोकल लेंथ कम है तो इसके लाइट बेंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, तो यानी एक बात हमको समझ में आया कि कहीं ना कहीं पावर का रिलेशन फोकस से है, और इतना भी समझ में आया कि अगर फोकस बड़ा होगा इसका मतलब उसके बेंडिंग कैपेसिटी कम है, अगर फोकस कम होगा इसका मतलब उसकी बेंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। इसीलिए बच्चों इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू 1/f। लेकिन बच्चों f को किस में पुट करना है, आपको f को पुट करना है इन मीटर्स। याद रखिएगा बच्चों, f को मीटर्स में पुट करना है। ठीक है, P इक्वल टू होगा 1/f और f क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ। f क्या है बच्चों यहाँ पे, फोकल लेंथ इन मीटर। याद रखिएगा ये फोकल लेंथ इन मीटर। फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, अगर पावर निकालना है या पावर दिया है आपने फोकल लेंथ निकाला है तो इतना आपको समझना है कि पावर दिया है आपने फोकल लेंथ निकाला है तो फोकल लेंथ का जो आंसर आया है वो मीटर में आया है। तो अगर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, सारे वैल्यूज आप देख लीजिए, तो ज़्यादातर सेंटीमीटर में होता है, तो हो सकता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़े। ठीक है बच्चों, तो फोकल लेंथ इन मीटर। ठीक है, अब देखो बच्चों, फोकल लेंथ इन मीटर, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी यूनिट तो साफ साफ दिख रही है। अगर फोकल लेंथ इन मीटर है तो इसकी यूनिट होगी मीटर इनवर्स, लेकिन इसको एक यूनिट का नाम देते हैं, उसको बोलते हैं डायोप्टर बच्चों, डायोप्टर। शॉर्ट में इसको लिखते हैं डी, शॉर्ट में लिखते हैं बच्चों डी। ठीक है, अब जैसे मान लो बच्चों पावर की वैल्यू है +1.5 डायोप्टर। अब एक बात बताओ, अगर +1.5 डायोप्टर है तो मैं क्या क्या प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, मैं इसकी फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ। कैसे, इसका फोकल लेंथ कितना होगा 1/1.5, और अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि P इक्वल टू 1/f है तो F इक्वल टू भी तो 1/p है। ठीक है, तो अब इसका मतलब यहाँ से जो भी आंसर आना होगा वो सेंटीमीटर में हमारा फोकल लेंथ आ जाएगा।
अब क्या ये बता सकते हो कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है बता सकते हो? तो देखो बच्चों, जो फोकल लेंथ का पावर होगा, जो फोकल लेंथ का साइन होगा, वही साइन तो पावर का भी होगा। जो फोकल लेंथ का साइन होगा वही साइन तो पावर का भी होगा। तो अगर ये प्लस क्या है तो ऐसा पता लगाना जरा कि किसका फोकल लेंथ प्लस होता है लेंसेज में। तो बच्चों किसका फोकल लेंथ प्लस होता है? कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? प्लस, क्योंकि उसका फोकस f2 की तरफ लाई करता है, ठीक है। और इसी तरह से बच्चों अगर मैंने माइनस दे दिया कि भाई -2, ऐसा -2 डायप्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका फोकल लेंथ तो निकाल ही लोगे। फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करो? 1/2 × 100, ठीक है। जो भी आए सेंटीमीटर में 50 आएगा वैसे, ठीक है, ठीक है बच्चों, वो भी आए सेंटीमीटर में। लेकिन ये माइनस साइन किस कौन सा लेंस है? ये क्या बता रहा है? ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? कौन सा लेंस है? ये कॉनकेव लेंस, ठीक है। क्लियर बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलो बच्चों एक लास्ट इसमें जो एक पहले थ्योरी पूरा कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। अब इसमें लास्ट जो आता है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। लास्ट टॉपिक जो आता है बच्चों वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। अब मैं बात कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस की, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस की बात करो। अब एक बात बताओ बच्चों कि जैसे आप अपनी आँख को चेक कराने जाते थे, अब तो खैर आपका टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है, आपका आई टेस्टिंग की। लेकिन पहले जाते थे तो वो होता था ना, आई वाला वो करता था, एक लेंस डालता था, फिर दूसरा डालता था, एक मोटा चश्मा लगा के, फिर तीसरा डालता था, फिर पूछता था आपको दिखा, क्लियर दिखा, फिर वो नहीं दिखता था तो फिर एक और डालता था, उससे पूछता रहता था आपसे। और उसके बाद जो इस तरह से लगातार उसके अंदर लेंसेज डालता रहता था तो आपसे पूछता रहता था क्लियर दिखा कि नहीं दिखा। जिस पे क्लियर दिखता था वो क्या करता था, उस लेंस का, उस फोकल लेंथ का एक लेंस बना देता था। तो करता क्या था वो, सपोज कर लीजिए कि वो 2-4 लेंस हैं, एक लेंस ऐसा रखा, फिर उसने एक लेंस ऐसा रखा आपके आई टेस्टिंग के लिए, फिर उसने ऐसा एक लेंस रखा, फिर इस तरीके से वो रखता गया। तो अब रखता गया, लास्ट में उसने 3-4 लेंस ऐसे बना, 3-4 लेंस रखने के बाद आपकी आई साइट क्लियर हो गई, अब आपको साफ दिखने लगा। तो ऐसा तो करेगा नहीं कि 3-3 लेंस का लेंस का बना दे मोटा चश्मा एकदम। अब उसको क्या करना होगा कि जो भी इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, अब बात किसकी आ गई? अब बात आ गई इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की। उस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के बराबर का एक लेंस तैयार करे वो। तो कैसे निकालेगा बच्चों? तो उसको इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप इतना समझ लो, P इफेक्टिव कह रहा हूँ या P इक्विवेलेंट, जो भी कहना चाहो, वो इक्वल होगा P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन सो फोर्थ के बराबर। मतलब इसका अगर पावर P1 है, इसका अगर पावर P2 है और इसका अगर पावर P3 है, और इसी तरह और भी लगाते चले जाओ, तो जो इफेक्टिव पावर होगा इन सभी पावर का लीनियर सम होगा। आप फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो, जैसे कि अगर दो का पावर दे रखा है तो एक लेंस से उसको रिप्लेस करना है, तो एक का पावर कितना होगा? P इफेक्टिव निकाल लो, फिर वही F निकाल लो, इफेक्टिव F निकाल लो। आया समझ बच्चों। अब साइन भी, अगर मान लो इसका जो साइन आएगा ना, इनको P1 P2 P3 सबको विद साइन पुट करोगे, और जो भी आंसर विद साइन आएगा वैसे, जैसे मान लो कि इन तीनों को तुमने ऐड किया, ऐड करने के बाद में ये जो है ये P इफेक्टिव प्लस आया, तो आप समझ जाओगे कि यानी मुझे इसको रिप्लेस करना है, इन सारे सिस्टम को रिप्लेस करना है कॉन्वेक्स लेंस से। अगर इन तीनों का सम किया, मान लो माइनस आया, तो यानी मुझे इन तीनों को किससे रिप्लेस करना है? मुझे कॉन्केव लेंस। ऐसा समझ में क्लियर है यहाँ तक? अब तो चलो बच्चों, अब इसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं कुछ, ठीक है। अब न्यूमेरिकल करते हैं, समझ में आ गया? जो डाउट होगा बच्चों, आप मुझे electricalyatra@gmail.com पे मेल करके आप मुझे अपने डाउट पूछ सकते हैं, अपने डाउट आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि सीबीएसई के बोर्ड के ही जो क्वेश्चन आए थे बच्चों, उन्हीं क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो अब मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो बोर्ड में आया हुआ है, तो बच्चों एक क्वेश्चन लिखो, बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो बच्चों, सीबीएसई 2004 का है। क्वेश्चन लिखो, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ, एक क्वेश्चन लिखो बच्चों, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। ए कॉन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फुल स्टॉप लगा लो बच्चों। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस of the object from the lens if the image is, calculate the distance of the object from the lens if the image is to be formed on the opposite side, if the image is to be formed on the opposite side
ऑफ द लेंस। ठीक है, कल फिर से पढ़ रहा हूं बच्चों कि ए कॉन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इफ द इमेज इज टू बी फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ द लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। समझ में आया बच्चों, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इफ द इमेज इज टू बी फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है बच्चों, तो देखो आप लोग इसको पॉज करके पहले अपने से सॉल्व करो, पहले क्वेश्चन में देखो डेटा क्या क्या है और डेटा लिखने के बाद सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व कर लिया होगा, आप पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो, फिर उसके बाद मैं सोल्यूशन देता हूँ। ठीक है बच्चों, आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब इसके बाद में देखिए बच्चों इसमें क्या है, f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू कितनी लिखूं बताओ बच्चों, f की वैल्यू मैं कितनी लिखूं, कौन सा लेंस है बताना जरा, कॉन्वेक्स लेंस। तो f की वैल्यू दे रखी है 25, तो लिखूंगा +25, +25 है तो नहीं भी लगा सकते हो, अगर कॉन्केव कहता तो माइनस लगाता। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यानी मुझे कैलकुलेट करना है u। ठीक है भाई, मुझे कैलकुलेट करना है u। फिर कह रहा है भाई कि अच्छा और क्या दे रखा है, फॉर्म अपोजिट साइड ऑफ द लेंस में फॉर्म करता है। अब केसेस याद कर लो, तुम अपने दिमाग में केसेस याद कर लो कि कौन सा ऐसा केस था जिसमें अपोजिट साइड में लेंस के इमेज बनता था। तो अगर लेंस के अपोजिट साइड में अगर नहीं भी याद करोगे तो भी यहाँ से भी आंसर आ जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू से, लेकिन खुद जज कर सकते हो कि अपोजिट साइड में जब इमेज बनता था तो क्या क्या होता था। ठीक है, खैर वैसे भी जज कर सकते हो या ऐसे भी जज कर सकते हो। तो देखो अगर लेंस के दूसरे ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड में अगर इमेज बन रहा है, इसका मतलब कि v की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो v की वैल्यू क्या लिखूंगा 75। क्योंकि याद करो बच्चों, जैसे ये कोई लेंस है, अगर ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव है तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव। क्योंकि ऑब्जेक्ट से अगर ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाना होगा तो लाइट के अगेंस्ट में जाओगे, ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाना हुआ तो लाइट के साथ में जाओगे। तो जब ये कह ही रहा है कि लेंस के अपोजिट साइड में बनता है, इसका मतलब ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ जाओगे, इसका मतलब लाइट v का वैल्यू क्या होगा 75 सेंटीमीटर। अब खुद सॉल्व करो, तो सॉल्व करो बच्चों, तो कैसे सॉल्व करोगे, 1/v - 1/u विल बी इक्वल टू 1/f। इसमें वैल्यू पुट कर दो, 1/75 - 1/u विल बी इक्वल टू 1/25। अब एक बात और बता रहा हूँ बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि u इज ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन जब u ही पूछा जाए तो आपको साइन पुट नहीं करना है, साइन अपने आप आएगा। आपको पता है कि u नेगेटिव होता है, तो आपको जिन चीज़ें जो चीज़ें आपको न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी हैं, जिन चीज़ों को, उन्हीं का साइन आप पुट करिए। बाकी जिसका नहीं दे रखा वो खुद अपने आप माइनस या प्लस आएगा। ठीक है, आपको पता है माइनस होता है u हमेशा, तो आपका आंसर भी देखिएगा u का हमेशा माइनस ही आएगा। तो देखो बच्चों 1/u को उधर भेज दो, 1/u को उधर भेज दोगे तो इधर क्या बचेगा, 1/75 - 1/25, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, दैट विल बी इक्वल टू 1/u। इसका एलसीएम इन दोनों का कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 75 बच्चों, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3 और दैट विल बी इक्वल टू 1/u, दैट विल बी इक्वल टू 1/u। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे बच्चों तो आ जाएगा -2/75 विल बी इक्वल टू 1/u। तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा -75/2, दैट इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू 37.5 विद अ माइनस साइन। u का वैल्यू कितना है -37.5, और आना भी चाहिए था, माइनस तो आना भी चाहिए था। अब देखो बात कर रहा है नेचर की, कि भाई नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। तो नेचर निकालने के लिए हमें सिंपल क्या करना है बच्चों, नेचर निकालने के लिए हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीफिकेशन। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आया तो रियल होगा, अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई तो रियल इनलार्ज होगा, रियल इन्वर्टेड इनलार्ज होगा। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू प्लस आई तो इसका मतलब वर्चुअल होगा। तो देखते हैं यहाँ क्या आता है। तो मैग्नीफिकेशन में यहाँ VU दे रखा है, तो VU की मदद से निकालते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U। तो v की वैल्यू थी 75, u की वैल्यू कितनी थी -37.5। अच्छा, तो -37.5 था, तो ओवरऑल कितना है नेगेटिव, और कैंसिल करोगे 2 बार में कट जाएगा, तो ये आ गया -2, ये आ गया -2। अब अगर -2 है तो ये माइनस क्या बता रहा है कि इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब 2 क्या बता रहा है, 2 बता रहा है इनलार्ज होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होती है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू, तो इसका मतलब इमेज कैसा होगा, इनलार्ज होगा।
ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ सीख लो, अगर हमने जो 6 केस पढ़े उसमें से मैं आपसे पूछता हूँ ये कौन सा केस था, 6 केस हमने पढ़े उसमें से कौन सा केस था। तो देखो बच्चों 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो देखो F1 भी 25 पे होगा और F2 भी 25 पे होगा और F1 भी 25 पे होगा, और 2F1 कितने पे होगा, 2F1 होगा 50 पे, और इधर भी 2F2 भी कितने पे होगा, 50 पे। कहाँ से 50 पे, ऑप्टिकल सेंटर से 50 पे। F2 कितने पे होगा, ऑप्टिकल सेंटर से 25 पे। F1 कितने होगा, ऑप्टिकल सेंटर से 25 या ठीक है, और ये ऑप्टिकल सेंटर से कितने पे होगा, 50 पे, क्योंकि ट्वाइस होगा इसका, ठीक। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था, ऑब्जेक्ट रखा गया था -37.5। -37.5 किसके बीच में आएगा, ये है 25 और ये है 50, तो इसके बीच में आएगा ना, इसके बीच में आएगा ना। अगर इसके F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट होता था तो इमेज कैसा बनता था, इमेज बनता था बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2, यानी 2F2 ऑप्टिकल सेंटर से कितने पे होता है, कितने पे है, 50 पे, तो यानी इमेज इसीलिए इमेज कितने पे बना है, 75 पे, विच इज़ बियॉन्ड 2F2। और कैसा आया, रियल तो आना ही था, क्योंकि F1 और 2F1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। और याद हो बच्चों मैंने बताया था कि 2F1 के इधर जब ऑब्जेक्ट होता है कहीं भी इस लाइन में 2F1 के इधर, तो हमेशा क्या होता है, इनलार्ज। देख लो बच्चों इनलार्ज आया अभी है। तो जो आपने 6 केसेस पढ़े हैं, न्यूमेरिकल ही मत सॉल्व करो, वो विजुअलाइज करो कि उसके ऊपर भी सही उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। बाकी एग्जाम में नहीं बोल रहा हूँ विजुअलाइज करने के लिए, लेकिन ऐसे अपनी थिंकिंग डेवलप करते रहो। न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर ही लिया, नो डाउट काम हो गया, लेकिन जरा अपने तराजू पे तौल के देखो कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, सही है कि नहीं, जो हमने रे डायग्राम सीखा है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये भी CBSE 2004 का ही क्वेश्चन है। ए कॉन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ, एक क्वेश्चन और लिखो बच्चों, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। ए कॉन्वेक्स लेंस has a focal length of 30 centimeter. Calculate at what distance from the lens, calculate, ठीक है बच्चों, a convex lens has a focal length of 30 centimeter, full stop लगा के लिखो, calculate at what distance from the lens should an object be placed, calculate at what distance from the lens should an object be placed so that it forms an image, at a distance of 60 centimeter, at a distance of 60 centimeter on the other side of the lens, and find the magnification produced by the lens। बच्चों एकदम सेम टू सेम है, बस वैल्यूज़ बदली है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो, मैं इसके आंसर बता दूंगा। सेम टू सेम है, अलग अलग सेट में आया था 2004 में, इसीलिए दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। सेम टू सेम पिछला केस वाला क्वेश्चन है बच्चों, खुद सॉल्व करके खुद आंसर बता दो, मैं आंसर बता दूंगा, वेरीफाई कर लो। सेम टू सेम पिछले केस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे, तुरंत पॉज कर लो। तो बच्चों इसका यू का आंसर होगा, सेम टू सेम इसी अप्रोच से चलना है। इसके यू का जो आंसर होगा बच्चों वो होगा -60 सेंटीमीटर, यू का आंसर होगा -60 सेंटीमीटर, और इसके मैग्निफिकेशन का जो आंसर होगा वो होगा -1, ठीक है। सेम टू सेम अप्रोच है, मैग्निफिकेशन का आंसर होगा -1। अच्छा फिर पूछ रहा हूँ बच्चों, क्या +1 मैग्निफिकेशन पॉसिबल है? फिर कह रहा हूँ बच्चों +1 मैग्निफिकेशन ना पॉसिबल है लेंस में, ना पॉसिबल है मिरर में, याद रखना। इट इज़ ओनली पॉसिबल, सॉरी स्फेरिकल मिरर में, ये ना पॉसिबल है लेंस में, ना पॉसिबल है स्फेरिकल मिरर में, ये पॉसिबल है केवल प्लेन मिरर में, क्योंकि बता रहा है इमेज वर्चुअल भी होना चाहिए और इक्वल टू द ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। हाइट ऑफ द इमेज शुड बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन हमको पता है चाहे स्फेरिकल मिरर हो चाहे लेंस हो, एक ही केस में हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। जब ऑब्जेक्ट मिरर के केस में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो और मिरर हो कॉन्केव मिरर, तो उस केस में इमेज कैसा बनता है बच्चों, इन्वर्टेड और रियल, तो प्लस नहीं हो सकता है। मैग्निफिकेशन -1 का पॉसिबल है, प्लस नहीं। सेम केस यहाँ भी है कि जैसे अभी आपने निकाला है मैग्निफिकेशन -1 है, मैग्निफिकेशन -1 मतलब 2F1 पे रखा हुआ था, 2F2 पे इमेज बना, तो मैग्निफिकेशन -1 है। लेकिन क्या ये +1 हो सकता था? तो +1 होने के लिए सारे केसेस के ऊपर विचार करो बच्चों कि प्लस होने का मतलब वर्चुअल इमेज बने। तो जब कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है तो हमेशा इनलार्ज बनाता है। इसका मतलब अगर प्लस साइन होगा तो ये नंबर 1 से बड़ा होगा अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा।
कॉन्केव लेंस अगर होगा तो प्लस साइन होगा तो हमेशा 1 से छोटा होगा। क्यों 1 से छोटा होगा? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, तो +1 मैग्निफिकेशन इज नॉट पॉसिबल इन स्फेरिकल मिरर और लेंस, दोनों में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इस आंसर को मैच कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ए 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन लिखो, ए 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन लिखो बच्चों, ए 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, ए 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, a 10 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 30 centimeter, of a convex lens of focal length 30 centimeter। ठीक है बच्चों, फुल स्टॉप लगाओ। अब उसके बाद लिखो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप लगाने के बाद लिखो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फुल स्टॉप लगाओ और उसके बाद लिखो फाइंड, फुल स्टॉप लगाने के बाद लिखो बच्चों फाइंड, पहला पोजीशन, दूसरा नेचर, तीसरा साइज ऑफ द इमेज। पहला पोजीशन, दूसरा नेचर, तीसरा साइज ऑफ द इमेज। वीडियो को पॉज करो और अगर पॉज करो और उसके बाद इसको सॉल्व करो, मैं फिर इसका आंसर बताता हूँ कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, तो देखो अब क्वेश्चन में देखो दिया क्या क्या है। क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन में दे रखा है कि HO की वैल्यू कितनी है। HO की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। HO की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया है? और क्वेश्चन में दिया कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ दे दिया है और ये कॉन्वेक्स लेंस भी कह दिया है, तो इसका मतलब इसका जो होगा वो प्लस साइन के साथ फोकल लेंथ रखा जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, यानी U की वैल्यू दे रखी है बच्चों -20 सेंटीमीटर। अपनी तरफ से रखना है। माइनस क्यों रखोगे? क्योंकि हमेशा अगर ऑब्जेक्ट की तरफ आपको बढ़ना है तो इंसिडेंट लाइट के खिलाफ ही बढ़ना होगा, इसलिए हमेशा नेगेटिव। U की वैल्यू -20। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजीशन, तो V निकालना है। बस फार्मूले का फटाफट यूज करो, इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 1/V - 1/U विल बी इक्वल टू 1/F। इसको सॉल्व करो, इसमें वैल्यूज पुट करो बच्चों, वैल्यूज पुट करो तो क्या हो जाएगा 1/V निकालना है, तो 1/V विल बी इक्वल टू 1/F प्लस 1/U। तो देखो 1/F की वैल्यू कितनी है 1/30 प्लस तो U की वैल्यू प्लस 1/U, तो U की वैल्यू -20 है, तो ये कर ले रहा हूँ -20। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना है 60 करोगे यहाँ 2 आएगा -3 आएगा, तो कितना आ जाएगा -1/60, -1/60। ठीक है बच्चों, -1/60, तो -1/60 यानी V का वैल्यू कितना आ गया -60 सेंटीमीटर। V का वैल्यू कितना आ गया -60 मीटर। अब ये माइनस बता क्या रहा है बच्चों? यानी ये बता रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट इधर था तो इमेज भी इधर ही होगा। क्यों इधर होगा? अगर इधर नहीं हुआ होता तो V का साइन नेगेटिव ना आया होता। नेगेटिव आने का मतलब है कि जिधर U है उधर ही V है। तो ऐसा तो एक ही केस में होता है, हमारा दिमाग तो कह रहा है, चल रहा है कि एक ही केस में ऐसा होगा कि जब सेम साइड में जिधर ऑब्जेक्ट हो उधर इमेज बनेगा। वो किस केस में होगा? सोचो, जब हम देखें कि ऑब्जेक्ट रखा हो किसके बीच में, फोकल लेंथ यानी F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो जरा चेक कर लूँ ऐसा है क्या। तो देखो F1 की वैल्यू कितने, अगर F की वैल्यू 30 है तो F1 की वैल्यू भी 30 होगी, क्योंकि F तो होता है F2 से बच्चों, O और F2 के बीच की दूरी, तो जो O और F1 के बीच की दूरी है। तो अगर बच्चों फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर यानी F1 भी 30 सेंटीमीटर पे होगा, तो यानी F1 भी 30 सेंटीमीटर पे है। ये अगर लेंस है तो यानी F1 कितना है, ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर पे है, और ऑब्जेक्ट U किस पे है, U है 20 सेंटीमीटर, यानी F1 के पहले है। तो अगर F1 के पहले और ऑप्टिकल सेंटर के, यानी F1 के पहले और ऑप्टिकल सेंटर के यहाँ है, ठीक है, तो इस केस में देख सकते हो बच्चों ये F1 और O के बीच में लाई कर रहा है। अगर ये F1 और O के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बच्चों कि इसका इमेज तो इनलार्ज बनना चाहिए और सेम साइड बनना चाहिए था, और बना भी। अब इसके बाद देखो पहला आंसर हमने दे दिया, V की वैल्यू बनेगी 60 सेंटीमीटर और सेम साइड बनेगा। अब दूसरी बात आती है नेचर की। तो नेचर के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, मैग्नीफिकेशन। नेचर के लिए निकालना होगा मैग्नीफिकेशन। तो जरा मैग्नीफिकेशन निकालना, तो मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए किसका हेल्प लोगे? मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए बच्चों आपको हेल्प लेना पड़ेगा V और U का।
वी और यू का। वी देखना कितना है, वी की वैल्यू निकल के कितनी आई थी बच्चों, वी की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, तो वी की वैल्यू निकल के आई थी बच्चों आपकी 60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर, और यू की वैल्यू कितनी थी, -20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो v की वैल्यू थी, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v अपॉन यू, तो v की वैल्यू कितनी थी, -60 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू कितनी थी, -20 सेंटीमीटर। कैंसिल करोगे कितना आएगा, ये आएगा 3 + 3। तो प्लस क्या बता रहा है बच्चों, प्लस बता रहा है कि इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। और 3 क्या बता रहा है, 3 बता रहा है इमेज कैसा होगा, इनलार्ज। तो यानी इस केस में हमें पता चला इमेज होगा वर्चुअल। अगर वर्चुअल होगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और वर्चुअल इरेक्ट होने के साथ ही साथ बच्चों अगर ये 3 हमें क्या बता रहा है, 3 बता रहा है कि ये इनलार्ज होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में चलो। तीसरा पार्ट कह रहा है कि मुझे बताओ, क्या बता रहा है, क्या बताओ, साइज ऑफ द इमेज बताओ। तो बच्चों एक बात हमको पता है कि मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, HI/HO के, HI/HO के। तो ये किसके बराबर है, 3 के। तो HI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स HO। HO का वैल्यू आपने देखा होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा 10। तो यानी HI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। और देखो कैसा आया, प्लस साइन आया, प्लस साइन आया। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि HI भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। तो ऐसा केस तभी होता है जब HO भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो, HI भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो वर्चुअल तो हम ये पहले ही जानते हैं सारी कहानी। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन लिखो बच्चों, एक क्वेश्चन लिखो, 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन लिखो बच्चों, 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस of focal length, 1/2 of a convex lens of focal length 10 centimeter, 1/2 of a convex lens of focal length 10 centimeter is covered with a black paper, is covered with a black paper। ठीक है, 1/2 of a convex lens of focal length 10 centimeter is covered with a black paper। ठीक है, फुल स्टॉप। कैन सच ए लेंस, फुल स्टॉप लगाने के बाद लिखना बच्चों, can such a lens produce an image, can such a lens produce an image of a complete object, can such lens produce an image of a complete object placed at a distance of 30 centimeter, placed at a distance of 30 centimeter from the lens, placed at a distance of 30 centimeter from the lens। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट इसका लिखो, सेकेंड पार्ट इसका लिखो, ए 4 सेंटीमीटर टॉल, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट था। ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब वहीं जो ऊपर कॉन्वेक्स लेंस हमने 10 सेंटीमीटर का लिया बच्चों, उस पर 4 सेंटीमीटर का टॉल एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया था। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड वाला पोर्शन कर लो। सेकेंड वाले पोर्शन में आपको देखो सारी डेटा दिया है। अगर ये लेंस कॉन्वेक्स है तो इसका फोकल लेंथ क्या है, पहले आप पॉज करके सॉल्व कर लो बच्चों, फिर देखना कि पहले आप सेकेंड वाला पोर्शन करा रहा हूँ बच्चों, फिर फर्स्ट वाले पोर्शन पे आ रहा हूँ। तो पहले देख लो, उसका आंसर फटाफट निकाल लो, फिर फर्स्ट वाले पोर्शन को देखते हैं भाई कि उसका क्या होगा। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, 20, फोकल लेंथ इसका दे रखा है 10 और प्लस लूंगा क्योंकि क्या बोल रखा है, कौन सा लेंस बोल रखा है, कॉन्वेक्स। HO क्या बोल रखा है, HO बोल रखा है 4 सेंटीमीटर टॉल है। फिर बच्चों उसके बाद HO 4 सेंटीमीटर टॉल है। फिर उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज U दे रखा है बच्चों, U दे रखा है, कितना है U की वैल्यू, U की वैल्यू है U की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, तो मैं क्या लिखूंगा, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहली बात तो मैं ये बता रहा हूँ बच्चों कि उसी लेंस के सामने जो जिसका कि आधा पोर्शन ब्लैक कर दिया गया था, उसी लेंस के सामने
ये ऑब्जेक्ट रखा गया है और ऐसी ऐसी सिचुएशन है और आपसे सारी चीज़ें पूछ रहा है कि नेचर बताइए, पोजीशन बताइए और क्या क्या होगा। ठीक है, तो मैं अभी के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जो फॉर्मूला है इस केस में वैलिड है। ठीक है, उसका मैं लॉजिक दूंगा आगे, लेकिन सेकंड पार्ट कैलकुलेट करके पहले आंसर निकाल लो। तो सेकंड पार्ट कैलकुलेट करोगे बच्चों तो 1/v माइनस 1/u विल बी इक्वल टू 1/f। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, v का वैल्यू निकालना है हमें, 1/v विल बी इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो f का वैल्यू कितना है 1/10 प्लस, तो v की वैल्यू माइनस है बच्चों, तो इसको माइनस कर रहने देते हो तो ये हो जाएगा माइनस 1/15। इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 30। सॉल्व करोगे बच्चों 3, ये आएगा -2, तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा बच्चों 1/30। तो यानी v का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 30 सेंटीमीटर। v का वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ गया। नेचर बताना है, मैग्नीफिकेशन निकाल लो। मैग्नीफिकेशन निकालने के बाद कितना आएगा, मैग्नीफिकेशन आएगा v/u। तो v का वैल्यू था 30 और u का वैल्यू कितना था, u का वैल्यू था -15। तो मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करोगे -2। इसका मतलब इमेज जो होगा वो रियल होगा। रियल होने के साथ साथ बच्चों इन्वर्टेड होगा, और इन्वर्टेड होने के साथ साथ ये 2 क्या बता रहा है, 2 बता रहा है इनलार्ज होगा। ये तो बात हो गई, लेकिन ये तो बात हो गई, अब इसे आप देख सकते हो। लेकिन बच्चों एक बात बताओ कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि टेप लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर क्यों बड़ा छोटा लेंस लेने की क्या ज़रूरत है कि नहीं। अगर टेप लगाओगे बच्चों तो अगर ऑब्जेक्ट जहाँ, जैसे मान लो इस केस की बात करूँ मैं, अगर U15 पे था और आपका V13 30 सेंटीमीटर पे बन रहा था, तो अभी भी चाहे मैं इतना पोर्सन, आधा पोर्सन ब्लैक करने की बात छोड़ो, मैं अगर ब्लैक करके इतना सा भी पोर्सन छोड़ दूंगा, अगर मैं इतना सा भी पोर्सन छोड़ दूंगा तो भी, इतना सा भी अगर मैंने पोर्शन छोड़ दिया बस ये ऊपर वाला, तो भी ऑब्जेक्ट जहां बनता था, जहां इमेज बनता था वहीं बनेगा। इतना सा भी ऑब्जेक्ट छोड़ दूँ, इतना सा भी डिस्टेंस छोड़ दूंगा और जो नेचर होता था वहीं होगा, ऑब्जेक्ट भी वहीं बनेगा, जो नेचर था वहीं होगा, और ये सब फॉर्मूले वैलिड है। तो इससे सर इसका मतलब ऑब्जेक्ट इमेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा फ़र्क, इमेज की इंटेंसिटी पे फ़र्क पड़ेगा। याद रखना बच्चों, इसको बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर माने विड्थ, इमेज की विड्थ, सॉरी लेंस का या मिरर के विड्थ का असर पड़ता है इंटेंसिटी ऑफ द इमेज पे। तो इसके फर्स्ट पोर्शन का आंसर होगा देयर विल बी नो इफेक्ट, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द इमेज फॉर्मेशन, ओनली द इमेज विल बी लेस इन इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस, ओनली द इमेज विल बी लेस इन इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस। बाकी इस लेंस का बिल्कुल नेचर नहीं बदलेगा, केवल क्या होगा कि इमेज लेस होगा ब्राइटनेस में और लेस इंटेंस होगा, बाकी कोई अंतर नहीं होगा। अब ये सोचोगे क्यों? क्योंकि बच्चों मैंने बताया था इमेज फॉर्मेशन के लिए, इमेज के लोकेशन के लिए केवल 2 रे की रिक्वायरमेंट थी, 2 रे की रिक्वायरमेंट थी। तो अगर इतना भी छोड़ दोगे ऊपर से तो बच्चों इससे 2 क्या, इससे अभी भी हजारों हजार रे जा रही होंगी जो कि इमेज का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पूरा लेंस रहा होता, पूरा लेंस रहा होता तो क्या इसका इतना पोर्शन भी वही इमेज बना रहा था? जो लेंस का बाकी पोर्शन जहां इमेज बना रहा था उसका इतना पोर्शन भी यही इमेज बना रहा था। तो अगर आपने नीचे के ब्लैक कर दे तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि ये वहां इमेज ना बनाए, जब वो पूरा था तब भी तो वहीं बना रहा था। अगर ऐसा नहीं होता बच्चों कि ये कहीं और बना रहा होता पूरा होने पे भी, तो इसका कहीं और इमेज दिख रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं था, सब लेंस के सारे हिस्से मिलकर एक ही जगह पर इमेज बना रहे थे। तो अभी भी लेंस का कोई भी हिस्सा खुला होगा तो वही इमेज बनाएगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट, जहाँ पे इमेज होता, अगर पूरा लेंस होता। ठीक है, कोई अंतर नहीं होगा। किस में अंतर आएगा बच्चों? इसमें केवल अंतर आएगा ब्राइटनेस में। और मैं ये फिर कह रहा हूँ, ये कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ले लो, ये इसके लिए ट्रू है। अगर ये मिरर के लिए आ जाए कल के दिन, आज के लिए आपसे लेंस से पूछा है, कल के दिन आपके लिए मिरर से आ जाए कि मिरर का आधा पोर्शन ब्लैक कर दिया, या बोले मिरर का पूरा पोर्शन ब्लैक कर दिया, थोड़ा सा छोड़ दिया, तो भी आंसर यही होगा कि इमेज फॉर्म करेगा। क्योंकि इमेज फॉर्म करने के लिए 2 चाहिए, या मैं बोलूँ कंप्लीट अगर वो मिरर होता या लेंस होता तो जो मिरर का बचा हुआ पोर्शन है वो भी तो वही इमेज बना रहा था, तो अब क्या हो जाएगा उसको, अब भी तो वही इमेज बनाएगा वो। ठीक है, क्लियर है सबको? इसका आंसर क्लियर है बच्चों? ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर और न्यूमेरिकल करते रहिएगा बच्चों। अब मैं कुछ और तरीके के न्यूमेरिकल देखता हूँ। एक क्वेश्चन लिखिए बच्चों, एक क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन देखिए 3 बार आ चुका है बच्चों, 2013, 2011 और 2007 में 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को लिखिए। ए कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। ए कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फुल स्टॉप। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस,
at what distance from the lens a 5 centimeter tall object at what distance from the lens a 5 centimeter tall object to be placed so that it formed an image at 15 centimeter from the lens ठीक है। अब इसके बाद है बच्चों ऑल्सो कैलकुलेट, फुल स्टॉप लगा के देखिए, क्वेश्चन मार्क लगा के लिखिए बच्चों, ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, तो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। ए कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। ठीक है, तो देखो बच्चों, देखो इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व कर लो। कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, फोकल लेंथ क्या होगा, कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव, तो यानी एफ की वैल्यू आपकी बार है -20, एफ की वैल्यू है -20। ठीक है बच्चों, इसीलिए आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाया था ताकि खुद से आप साइन कन्वेंशन लिख पाएँ। तो एफ की वैल्यू कितनी है, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है बच्चों, और क्या दे रखा है, सो दैट द इमेज फॉर्म है इमेज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, v का वैल्यू दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा v में प्लस डालूं या माइनस, v का इमेज दे रखा है कि v जो है वो 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो एक बात बताओ, कॉन्केव लेंस में हमेशा v क्या होता है, किस साइड होता है, अपने दिमाग से सोचो, हमेशा v जो है ऑब्जेक्ट के साइड होता है। क्यों बच्चों, को कि हमेशा कॉन्केव लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है। तो अगर कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है या और ऑब्जेक्ट के तरफ ही अगर इमेज होता है, इसका मतलब v का वैल्यू मुझे लेना चाहिए -15 सेंटीमीटर, v का वैल्यू मुझे लेना चाहिए -15 सेंटीमीटर। अब इसको कुछ नहीं बच्चों, अब फॉर्मूले में रखो और फटाफट u की वैल्यू निकालो। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/v, पहले फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/u विल बी इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, इसको इधर आ जाओ, तो 1/v माइनस 1/f। तो यहाँ से सॉल्व करोगे बच्चों, तो 1/v, v की जगह कितना है -15, तो माइनस ऊपर ले लो, हो जाएगा 15, यहाँ पे है -20, तो माइनस ऊपर ले लो, हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस 1/20। एक माइनस पहले से था, एक f में माइनस आया। अब इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों 60। ठीक है, 60 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा -4, यहाँ आएगा -4 और यहाँ कितना आएगा 3। तो यहाँ सॉल्व करो, कितना होगा -1/60, तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा -60 सेंटीमीटर, u का वैल्यू कितना आएगा -60 सेंटीमीटर। ठीक है, u का वैल्यू आएगा -60 सेंटीमीटर। अब इसके बाद रही बच्चों, हमें हाइट ऑफ द क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे निकालोगे, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालने के लिए आपको मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा बच्चों। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m बराबर v/u, m बराबर v/u। तो देखो जरा v की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे v की वैल्यू है -15 और u की वैल्यू अभी कितना निकाले हो, u की वैल्यू निकालो -60, u की वैल्यू निकालो -16 और v की वैल्यू है -15। तो v की वैल्यू है -15 और u की वैल्यू है -60। ठीक है, जरा कैंसिल करना, कितना है 1/4 और वो भी प्लस का, यानी कितना है 0.25। 0.25 आने से क्या समझते हो, अगर नेचर की बात करूँ तो क्या समझते हो, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा, क्योंकि ये जो 0.25 है ये क्या है 1 से छोटा है। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था बच्चों मैग्नीफिकेशन, मुझे हाइट ऑफ द क्या निकालना था, हाइट ऑफ द इमेज निकालना था। ठीक है, तो HI निकालना है, तो HI अपॉन HO किसके बराबर होता है, मैग्नीफिकेशन दैट इज 1/4K, तो HI किसके बराबर हो जाएगा HO/4K, HO/4 को। तो HO का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, HO का वैल्यू दे रखा है 5, HO का वैल्यू दे रखा है बच्चों, HO का वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन में। हाँ, HO का वैल्यू हो जाएगा 5/4। अब इसकी जो भी वैल्यू है बच्चों वही उसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो बच्चों, फाइंड द पावर, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन एक और लिखो, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो देखो f की वैल्यू, कॉन्केव लेंस है तो f की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, तो उसका पावर कितना हो जाएगा, 2 मीटर दे रखा है, तो -2 मीटर हो जाएगा। पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/f, तो कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो -1/2 मतलब -0.5 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर। ठीक है बच्चों, कर लोगे इस तरीके के क्वेश्चन।
अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखो बच्चों, ये CBSE 2011 में आया था, बोर्ड के पेपर में 2011 में आया था, इसको करो। टू थिन लेंसेज, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन भी होगा बच्चों, और भी जो डाउट होगा आप मुझे electricalYatra@gmail.com पे भेजते रहिएगा। अब लिखो बच्चों, टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, अब की बार साइन दे रखा है बच्चों, टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर एंड -5 सेंटीमीटर आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर एंड -5 सेंटीमीटर आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। उसका तो फुल स्टॉप लगा के बच्चों बोला है फाइंड द फर्स्ट फोकल लेंथ, बोला बच्चों फाइंड द फर्स्ट फोकल लेंथ एंड सेकेंड पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। फर्स्ट बोला बच्चों फोकल लेंथ निकालो और सेकेंड निकालो पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो देखो बच्चों पहले फोकल लेंथ ही निकाल लेता हूँ। तो फोकल लेंथ कैसे निकालो देखो, तो देखो इसमें एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ है f1 है, उसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर प्लस साइन के साथ, एक f2 है उसका फोकल लेंथ है -5 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ मैंने बताया था बच्चों आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या कहता है बच्चों, P = P1 + P2 + P3 सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे चलते चले जाइए इस तरीके से। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/f इफेक्टिव, अगर ये P इफेक्टिव है तो इसको F इफेक्टिव तो लिख सकता हूँ बच्चों ना, 1/f इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे बढ़ते चले। अब देखिए बच्चों मैं चाहूँ तो यहाँ पे मीटर में फोकल लेंथ को ना रखूँ, क्योंकि अगर यहाँ मीटर से रखूँगा तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड करूँगा 100 से तो ऊपर 100, यहाँ भी डिवाइड करूँगा तो ऊपर 100 चला जाएगा, यहाँ भी डिवाइड करूँगा तो ऊपर 100, हर तरफ से 100 कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ भी करूँगा ऊपर 100 आएगा। तो इससे बढ़िया है कि सबको सेंटीमीटर में ही रहने दो, क्योंकि फोकल लेंथ निकालना है। तो देखो 1/f इफेक्टिव विल बी, समझ में ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो अगर मैं 100 पहले मीटर में बदलने का रूल है तो यहाँ f1 को मुझे मीटर में बदलना चाहिए। तो अगर इसको भी मीटर में बदलूंगा 100 से, इसको भी मीटर में बदलूंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा यहाँ तो 100 ऊपर चला जाएगा, यहाँ भी 100 से डिवाइड करूंगा ऊपर चला जाएगा। तो अगर मुझे आंसर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ही चाहिए तो ऊपर भी 100 आएगा, तो ये 100 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा। तो 1/f इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 1/10 -1/5, 5 था माइनस का तो माइनस नीचे था तो ऊपर ले लिया बच्चों। ये कितना आएगा, ये आएगा 10, ये आएगा 1 -2, तो ये कितना निकल केगा -1/10। तो f इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, f इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। मतलब अगर आपको कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ रखो निकाल सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। -10 सेंटीमीटर। अब मुझे पावर निकालना है, कौन सा, इफेक्टिव पावर निकालना है, कॉम्बिनेशन का पावर निकालना है। तो जो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आया है उसी को रेसिप्रोकल कर दूं, लेकिन अब की बार मुझे किस में करना होगा, मीटर में। तो देखो क्या किया, 1/f इन मीटर, f इन मीटर होता है यहाँ, तो देखो 1/-10 मीटर में बदलने के लिए 10 100 से डिवाइड करता तो 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, -10 डायोप्टर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप बच्चों कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है बच्चों। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे electricalYatra@gmail.com पे लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी आप वेबसाइट्स पे जाके मेरे नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो नोट्स वगैरह ले सकते हो, इसके जो रिफ्लेक्शन के नोट्स हैं अगर आपको चाहिए तो आप वेबसाइट पे चले जाना, नीचे उसके लिंक दे रखे electricalYatra@electricalYatra.com। इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको क्लास 10th के नोट्स पेपर सब कुछ मिलेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बच्चों,